हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। मेरे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज से हम एक बूट कैंप सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं की फंडामेंटल्स टू चेक इन स्टॉक मार्केट। इसमें सबसे पहले होता है बुक वैल्यू। व्हाट इज द बुक वैल्यू? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि बुक वैल्यू क्या होता है। तो बुक वैल्यू बेसिकली ये होता है, अगर इसको शॉर्ट सिंपल वे में समझा जाए तो बुक वैल्यू का मतलब होता है, अगर किसी कंपनी को बेच दिया जाए तो उसकी सारी लायबिलिटीज, मतलब सारे कर्जे चुकाने के बाद जो अमाउंट बचता है, जो कि शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। इसको अलग वे में मतलब इसको एक सिंपल वे में ये भी समझ सकते हैं कि टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, जो कि होता है इक्विटी वैल्यू। इक्विटी वैल्यू को जब टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है तो बुक वैल्यू आता है। इसको मैं सिर्फ इस वे में देखता हूँ कि बुक वैल्यू किसी कंपनी का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब बुक वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बुक वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्लियरली दिखाता है कि शेयर होल्डर को, अगर कंपनी बंद हो जाए तो शेयर होल्डर को कोई भी पैसा मिला नहीं, वापस नहीं मिलेगा। बुक वैल्यू को हम आजकल बहुत ही फेमस है दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल, तो एक वड़ा पाव का एग्जांपल अभी समाता हूँ। मान लीजिए कि दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल ने जब ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो उन्होंने वड़ा पाव का सारा सामान खरीदा, ब्रेड खरीदा, उसका बेसन खरीदा, पोटैटो का आलू खरीदा, अलग उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो खरीदे। तो उनका खर्चा आया लेट्स से 100 रुपए। ओके, तो ये उनकी होगी टोटल लायबिलिटीज, जो कि उन्होंने उधार लेके खरीदा, और इस अमाउंट को उन्हें बाद में वापस चुकाना है दुकानदार। तो ये उनकी लायबिलिटीज होगी 100 रुपए। अब उस सामान से उन्होंने वड़ा पाव प्रिपेयर किया और उन्हें लगभग 10 प्लेट वड़ा पाव बना। तो 10 प्लेट वड़ा पाव को उन्होंने 20 रुपए के हिसाब से बेचा, तो उनकी कमाई हो गई 20 × 10, 200 रुपए। तो अब जब हम उनकी बुक वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे होगा? 200 - 100 इक्वल टू 100। और क्योंकि वो खुद अकेली उसकी शेयर होल्डर है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 1। तो 200 - 100 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 100। तो उनकी बुक वैल्यू हो गई 100। आपको बताइए ये एग्जांपल आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वड़ा पाव का एग्जांपल समझ में आ गया तो आप कभी भी बुक वैल्यू को मिस नहीं भूलेंगे, और ये बहुत ही इजी वे में आपको अंडरस्टैंड करेगा। कमेंट करके बताइए एग्जांपल आपको कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी को हमेशा परसेंटेज में देखा जाता है, और इसका मतलब होता है कि जो भी नेट इनकम हुई है कंपनी की, उसको जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी में डिवाइड करके जब परसेंटेज निकाला जाता है तो उसे कहते हैं आर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। बेसिकली इसका मतलब सिर्फ इतना सा समझिए कि जो भी कंपनी की इक्विटी वैल्यू है, उस इक्विटी की वैल्यू पे हर साल हर क्वार्टर में कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। इसको भी बहुत ही सिंपल वे में हम अपने फंडामेंटल में सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हैं कि अगर ये रिटर्न ऑन इक्विटी लेस देन 5% है, तो मैं आई विल सजेस्ट कि भाई बैंक में पैसा जमा करा दो, एफडी में जमा करा दो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए रिटर्न इक्विटी हमेशा 5% होना चाहिए। कुछ लोग इसे 3% भी बोलते हैं। मैं 3% से 5% नहीं मानता, मैं सिर्फ 5% पे ही रखूंगा। अगर इससे कम है तो बैंक में एफडी जमा करा तो शॉर्ट रिजल्ट गारंटेड रिटर्न आएगा, वो बेटर है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी। इसे आरओसी ये भी परसेंटेज में निकलता है। इसका मैंने कोई फिक्स पैरामीटर नहीं दिया, बट मैं ये मानता हूँ जितना आरओसी अच्छा होगा कंपनी का, उतना कंपनी अच्छी है। ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिखाता है। इसको कैसे निकाला जाता है? जो भी इबिट होता है, इबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये अलग अलग कंपनी अपनी बैलेंस शीट में टर्मिनोलॉजीज अलग अलग तरीके से यूज करती है, तो इसलिए कुछ कंपनी इबिट यूज करती है, कुछ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज करती है। तो ये दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई कंपनी देखी, टीसीएस ले लीजिए, तो टीसीएस ने 100 करोड़ रुपए लगाए, और 100 करोड़ रुपए लगा के उसने 20% रिटर्न कमाया। तो उनका जो आरओसी परसेंटेज होगा वो 20% होगा। 20 डिवाइड बाय 100 × 100, तो उनका 20% का आरओसी आया। ये बताता है कि कंपनी पैसा लगा के कितना रिटर्न कमाती है, तो ये बहुत ही अच्छा पैरामीटर है। अब होता है कि आरओसी बेटर है या आरओई बेटर है, क्योंकि आरओसी बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो इसमें से कौन सा बेटर है? मैं हमेशा आरओसी को बेटर मानता हूँ, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी पैसा लगाती है उसका कितना रिटर्न बना रही है, जबकि आरओई बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी कंपनी की नेगेटिव इक्विटी, जैसे मैंने आपको बोला एसेट माइनस लायबिलिटी नेगेटिव है, तो आरओई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके पास जब रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा ये देखने की कोशिश करोगे उसकी परफॉर्मेंस को आरओसी से कैलकुलेट करोगे कि वो कितना पैसा लगा रही है, उससे क्या रिटर्न जनरेट करती है। क्योंकि बात क्योंकि देश में बहुत बड़े बड़े अच्छे सीए बैठे हैं जो बहुत ही मैनिपुलेट करते हैं फिगर्स को, तो मैं मानता हूँ आरओसी एक अच्छा पैरामीटर है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद होता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। इसको बहुत ही सिंपल वे में आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई पर शेयर के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। इसका सिंपल सा मतलब है जो भी नेट प्रॉफिट है उसे अगर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जितने टोटल शेयर हैं कंपनी के, उससे डिवाइड करेंगे तो ईपीएस की वैल्यू आएगी। सिंपल था, नेट प्रॉफिट टोटल नंबर ऑफ शेयर, वो ईपीएस की वैल्यू आ गई। इसमें भी इसको भी फंडामेंटल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना देखना चाहिए कि ईपीएस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ईपीएस नेगेटिव है तो मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन। ऐसी कंपनियों में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ईपीएस जितना बढ़ते जाए उतना अच्छा है। ईपीएस घट रहा है मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, ईपीएस बढ़ रहा है मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट शेयर के हिसाब से निकाला जा रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद होता है प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसका मेन पर्पस कैसा है? इसको पहले आपको पहले इसको चलो समझते, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग होता क्या है। इसका मतलब है कि ये कोई शेयर है, उसमें कंपनी के जो कंपनी का जो प्रमोटर है उसके 70% शेयर है। अब उसने उन 70% शेयर में से कितने परसेंटेज शेयर प्लेज कर रखे हैं? प्लेज मतलब गिरवी रख रखे हैं। तो इसको अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप इसे कैसे करेंगे, इसको अच्छा लेंगे या नेगेटिव मतलब पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेस्ट वैल्यू है कि ये होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कोई कंपनी का जो प्रमोटर के शेयर है वो गिरवी होने ही नहीं चाहिए। तो बेस्ट तो है कि जीरो होना चाहिए। बट कुछ केस में देखा गया कि अच्छी अच्छी कंपनियां भी उधार प्रमोटर प्लेज कर देते हैं किसी भी रीजन से, तो वो 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एक समझते हैं कि इसको आप कैसे मानोगे कि ये अच्छा है या बुरा है। इसको एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपका एक पड़ोसी है। ठीक है, आपका पड़ोसी है, उसके पास बहुत सारा सोना है। अब उसने आपको पता लगा कि उसने अपना सोना गिरवी रख दिया है, तो आपके मन में क्या आएगा कि वो अ, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है या उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेकार है? आपके मन में हमेशा आएगा कि यार उसने कर्जा लिया, मतलब सोना गिरवी रखा है, अगर उसने मतलब कर्जा नहीं चुकाया तो उसका सोना ले जाएगा भाई, ब्याज देने वाले ले जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आपके मन में हमेशा डाउट आएगा कि भाई यार कुछ तो गड़बड़ है, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से क्यों चाहिए? राइट, तो आप वो रीजन जानने की कोशिश करोगे। तो इसी वजह से जब भी कंपनी के प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग आप 0.2 से ज्यादा देखे या जीरो से ज्यादा देखे सिंपल, तो आप जाके रीजन समझिए कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से प्रमोटर प्लेज आता है। और अगर रीजन आपको पॉजिटिव लगता है कि हाँ कंपनी अपने बेनिफिट के लिए वो यूज करने वाली है उसका जो अमाउंट लिया है, तो बेटर है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बोला कि 0.2 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर 0.2 से ज्यादा है तो उनमें हमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट कैप। मार्केट कैप बिल का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना सा है कि हमें छोटी कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए। छोटी जो पेनी स्टॉक कंपनियां होती है उनका मार्केट कैप छोटा था। छोटी कंपनियों में क्या होता है, ऑपरेटर मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक को। तो आप भले की कंपनी अच्छी भी होगी पर ऑपरेटर कब उसको ऊपर ले जाएंगे कब नीचे लाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, तो फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं किसी को ट्रैप करने में बिलीव नहीं करता। तो मैं मानता हूँ कि मार्केट कैप जिस भी कंपनी का अच्छा हो उसमें ही करना चाहिए। मिनिमम 500 से 1000 करोड़ की कंपनी में काम करना चाहिए, उससे नीचे पे नहीं जाना चाहिए। अब मार्केट कैप निकलता कैसे? मार्केट कैप सिंपल सा निकलता है, करंट जो प्राइस चल रही है उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से जब मल्टीप्लाई करता है तो मार्केट कैप की वैल्यू आती है। ठीक है, तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियों को तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लार्ज कैप कंपनियां जिन्हें ब्लू चिप कंपनियां भी बोलते हैं, होती है मिड साइज कंपनियां और स्मॉल साइज। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में भी आप ध्यान रखिए मिनिमम 200 करोड़ तो मैंने बोला है, बट मैं प्रेफर करता हूँ 500 से 1000 करोड़ की कंपनी में करना। जबकि मिड कैप कंपनियों के अंदर आपको बहुत अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी। लार्ज कैप में ब्लू चिप कंपनियां मिल जाएंगी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती है, तो उनमें निवेश करिए और अपना पैसा बनाइए। एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कि अगर आज की डेट में कंपनी की वैल्यू निकाली जाए, नॉट ओनली इक्विटी वैल्यू, ठीक है ना, इक्विटी वैल्यू के अलावा उसकी टोटल वैल्यू निकाली जाए कंपनी की,
तो वो वैल्यू को हम एंटरप्राइज वैल्यू करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस होता है। ये थ्योरेटिकल हो सकती है वैल्यू, बट इसका सिग्निफिकेंस इतना है कि एंटरप्राइज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब कंपनी की वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट है आपको बताइए। तो इसको कैसे निकाला जाता है कि कंपनी की भी जो मार्केट कैप चल रहा है आज, ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप हमने पहले देखा कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट कैप प्लस कंपनी ने कितना डेट ले रखा है। अब आप बोलेंगे ये तो डेट आया, जो कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लगा तो ये भी वैल्यू बढ़ जाएगी, पर थोड़ा सा होल्ड रखिए। उसके बाद कंपनी के पास कितना कैश इक्विवेलेंट है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि कंपनी, मान लीजिए कंपनी का मार्केट कैप है 1000 करोड़, प्लस कंपनी ने 100 करोड़ का कर्जा ले रखा है। तो प्लस 100, 1000 प्लस 100, 1100 करोड़। 1100 करोड़ में से कंपनी के पास 50 करोड़ का कैश माल है। तो 1100 करोड़ माइनस 50, तो 10,000, 1050 करोड़। 1050 करोड़ कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए भाई, इसका सिग्निफिकेंस इतना है कि कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो इट्स रॉन्ग। क्योंकि जैसे ही मान लो आप कह रहे हो कि नेगेटिव किस केस में हो सकती है, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट ज्यादा है, क्योंकि मार्केट कैप नेगेटिव नहीं होगा, डेट हो सकता है जीरो हो, तो मार्केट कैप माइनस कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है, ये समझाने की कोशिश कर रही, ये इंडिकेटर है ना आपको, ये जो एंटरप्राइज वैल्यू है ये बताने की कोशिश करता है कि ये नेगेटिव कब हो सकती है। नेगेटिव कब होगी, जब कंपनी के पास कैश ज्यादा है और कंपनी को पता नहीं है उस कैश का करना क्या है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का फायदा ही नहीं है जिन कंपनियों को यही नहीं पता उन्हें करना क्या है कैश का। तो इसीलिए ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये जानने की एंटरप्राइज वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राइस वर्सेस नेट सेल्स पर शेयर। भाई हम लोग राजस्थानी है, हम बिजनेस में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो हम हमेशा एक चीज को हमेशा देखते हैं कि कंपनी की सेल्स कितनी है, राइट। अगर कंपनी का माल बिक रहा है तो वो विजिबल होगा, राइट। कंपनी, आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी कंपनी का माल बिकता है, राइट। तो उसकी ग्रोथ हमेशा दिखती है। जैसे जैसे उसका माल दिखेगा उसकी ग्रोथ दिखेगी, उसके एडवर्टाइजमेंट भी दिखने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नेट सेल्स पर शेयर निकालना है। तो जो भी कंपनी की सेल्स होती है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो नेट सेल्स पर शेयर आ जाएगा। अब ये जो नेट सेल पर शेयर आया, इसको हम शेयर प्राइस से लिंक कर देंगे। शेयर प्राइस से लिंक कैसे कर सकते हैं, जो भी प्राइस चल रही है शेयर की उसमें नेट सेल पर शेयर का डिवाइड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, प्राइस, कंपनी की जो प्राइस है, कंपनी के शेयर की जो प्राइस है, शेयर प्राइस अगेंस्ट द नेट सेल पर शेयर आ जाएगी। ये जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगी ये बहुत ही छोटी आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जीरो नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा, जीरो है तो बेकार ही है। बट ये वैल्यू बहुत हायर नहीं होनी चाहिए। ये अगर वैल्यू हायर है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो सेल्स है और कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब उसकी स्टॉक की प्राइस उसकी नंबर ऑफ, मतलब सेल्स के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा है। तो वो स्टॉक कभी ना कभी नीचे आएगा, क्योंकि अगर आपकी सेल्स ही अच्छी नहीं, उतनी उतनी ग्रो नहीं कर रही है जितनी अभी प्राइस ग्रो कर गया, स्टॉक का प्राइस ग्रो कर गया, तो वो मैच नहीं खाएगा, और मैच नहीं खाएगा तो शेयर का प्राइस नीचे आएगा ही आएगा। और अगर ये मैच खाता है तो ये लॉन्ग रन में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। अगर आप रिलायंस की वैल्यू निकालेंगे तो रिलायंस की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है। तो रिलायंस इज इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कैप स्टॉक है। अगर उसकी ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट में समथिंग में है, तो मुझे नहीं लगता कि रिलायंस से ऊपर मैं किसी को भी इतनी वैल्यू दूंगा, राइट। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ओके। नेगेटिव तो होनी नहीं चाहिए, जीरो भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि पॉजिटिव के अंदर आप 0.5 से लेके 2, 0.5 का मतलब 0.5 से लेके 2 के बीच में होनी चाहिए। 2 से ऊपर को मैं इग्नोर ही करूंगा। कुछ कंपनियां होती हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, और ये बैंक्स जो भी होते हैं, मैं एचडीएफसी का नाम नहीं लेता, बैंक्स जो भी होते हैं उनकी वैल्यू 2 से ऊपर होती है, तो उनको इग्नोर करना चाहिए। सिंपल, 2 से 0.5 से 2 के बीच में रखिए और स्टॉक फाइंड करिए। पैट, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका सिंपल सा मतलब, या बैलेंस शीट, जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पे बकायदा ये पैट दिखता है। तो पैट होता है सारे जो भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप टैक्सेस इंटरेस्ट सा घटा दीजिए, उसके बाद जो पैट बचा, जो मतलब सारे टैक्स वैक्स देने के बाद जो फाइनली जो टैक्स बचाना है, वो जो प्रॉफिट बचा, उसे हम बोलते हैं पैट। पैट ये बताता है कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वास्तव में प्रॉफिट हो रहा है। मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा जाए कंपनी ने 100 करोड़, 100 करोड़ से कंपनी का जो कंपनी ने जो लोन ले रखे थे उस पर इंटरेस्ट दिया,
50 करोड़ का इंटरेस्ट जाए तो बचा कितना प्रॉफिट? 50 करोड़। 50 करोड़ के बाद कंपनी का टैक्स आया 50 करोड़ का, तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? नेट प्रॉफिट कितना हो गया? जीरो। तो मतलब ही नहीं है, राइट? इसीलिए फैट को हमेशा देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर शार्क टैंक, अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखते हो तो वहां पे भी है ना, बहुत सारे जो शार्क होते हैं तो हमेशा पूछते हैं भाई तुम्हारा फैट क्या है, राइट? तो उसका रीजन है कि देखना चाहते हैं कि उनका फैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर कंपनी का आता है, उसके हाथ में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसको वो यूज कर सकता है फर्दर। अगर पैसा ही नहीं बच रहा है तो उसका मतलब ही है सिर्फ, भाई कंपनी को खुद के लिए काम करना होता है, कंपनी को दूसरों के लिए काम नहीं करना होता है, राइट? तो ऐसा नहीं, कंपनी दूसरों के लिए काम कर रही है, रेवेन्यू कर रही है, खर्चे दे दिए, बट बाद में कुछ उनके पास कुछ बच नहीं रहा, तो लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। ओके। उसके बाद जाएंगे डिविडेंड। डिविडेंड को आप नेगेटिव भी मान सकते हो और पॉजिटिव भी मान सकते हो। तो डिविडेंड को पॉजिटिव कैसे लेना होता है कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो अपने जो भी शेयर होल्डर है उनको हर साल रिवार्ड कर रही है, वो पैसा आपको रिटर्न करते जा रही है, राइट? जैसे वेदांता है, हिंदुस्तान जिंक है, कोल इंडिया है, ये बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। बट क्या होता है कि इनकी प्राइस उतनी हाई नहीं जाती है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम, अभी अभी रिसेंटली तो बहुत हाई चली गई है, तो बाकी इनकी प्राइस एक लेवल के अंदर फिक्स है, मतलब इनका लोअर लेवल फिक्स है, हाई लेवल फिक्स है। क्योंकि कोविड के अंदर इनका लोअर लेवल ब्रेक हो गया था, जब हाई, तो आफ्टर कोविड इनका हाई लेवल ही ब्रेक हो गया। बट अगर आप हिस्टोरिक डेटा उठा के देखोगे, हिस्टोरिक डेटा उठा के देखो आप इनका, तो आप मानेंगे कि इनकी प्राइस एक बैंड के अंदर फिक्स रहती है, ये ना तो ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर साल अपना जो पैसा कमाते हैं वो अपने शेयर होल्डर को बांट देते हैं, और बांट देते हैं तो कंपनी की ग्रोथ, ये मतलब सबको साथ में लेके चलता है, अपनी ग्रोथ शेयर करते जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर, जब हम फंडामेंटल चेक करते हैं तो हम, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है अच्छा, क्योंकि कंपनी हमें पैसा रिटर्न करते जा रही है, राइट? तो मुझे तो भाई रिटर्न से मतलब है, तो रिटर्न के हिसाब से अच्छा इंडिकेटर है। भले कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव हो सकता है कि कुछ लोग इसे नेगेटिव ही मानते हैं, क्यों? क्या मतलब कंपनी को पता नहीं है उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, तो वो डिविडेंड दे देती है, राइट? एमआरएफ कम डिविडेंड देता है बट उसकी प्राइस देखो हायर है, क्योंकि वो डिविडेंड देते ही नहीं है, वो अपनी ग्रोथ में पैसा लगाते रहते हैं। तो दोनों तरीके से देखा जा सकता है, ये आपके ऊपर छोड़ पा। तो गाइज मैंने आपको जितने ही पैरामीटर बताए थे, तो उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाते हैं, और यहाँ पे एक स्क्रीनर का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। अब मैं क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे क्लिक करके मैं आपको बताऊंगा कि फाइंड कैसे, हमने ये सारे फंडामेंटल तो समझे कि क्या क्या देखना चाहिए, बट अब मुझे सारी कंपनियां निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? तो मैं स्क्रीनर पे आया, स्क्रीनर के ऊपर, स्क्रीनर की वेबसाइट पे आया। उसके बाद मैं स्क्रीनर ऑप्शन पे गया, वहां पे क्रिएट स्क्रीनर पे आया, ठीक है? अब क्रिएट स्क्रीनर पे आने के बाद मैंने यहाँ पे जो क्वेरी का वो बटन ऑप्शन आ रहा है वहां पे गया, और सबसे पहले मैंने टाइप किया बुक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो प्राइस टू बुक वैल्यू और सब आ रहा है, मैं अब सिर्फ बुक वैल्यू उठाऊंगा, तो बुक वैल्यू उठाया, जो कि मैंने बोला था ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है? एंड एंड का सिंबल लगाया। अब ये जितने भी प्रोग्रामिंग वाले होते हैं उनको पता होता है, ये बेसिक है, नहीं पता तो आप सिंपल से मानिए, बुक वैल्यू एंड का मतलब होता है कि दो कंडीशन को एक साथ चेक करना, कि दोनों ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगी, ट्रू मतलब दोनों फुलफिल होंगी, दोनों सही होंगी या मैच खाएंगी, तभी स्टॉक आएगा। और का मतलब होता है ये ए और बी, या तो ये ट्रू हो या दूसरी वाली सही हो, तब भी स्टॉक आ जाएगा। तो हमें हमें चाहिए कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सारी कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तभी स्टॉक आए, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला था बुक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैंने इसको ग्रेटर देन जीरो लगा दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि उसका जो ईपीएस होता है, ईपीएस, ईपीएस, तो ईपीएस वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो, एंड शायद वो लगता है तो इसको हम जीरो कर देते हैं। ओके। उसके बाद मैंने आपको बोला था जो आर ओ ई होता है, नहीं, एंटरप्राइज वैल्यू होता है, एंटरप्राइज वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू भी मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बोला था आर ओ ई, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने बोला था 5% से ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें परसेंटेज नहीं लगाना है, आपको सिर्फ 5 लिखना है। ओके, फिर मैंने आपको बोला था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मैंने आपको ऐसे बताया नहीं था, बट मैंने बोला मुझे है सिंपल, मैं ऐसा करता हूँ 10 से लगा के देता रहता हूँ, फिर इसको हम जैसे जैसे कंपनी में नंबर ऑफ कंपनियां ज्यादा आएंगी तो हम उसके यहाँ पे इसको कर देते हैं। और हमारा बुक वैल्यू हो गया, हमारा ईपीएस हो गया, हमारा आरओई हो गया, आरओसी हो गया, एंटरप्राइज वैल्यू हो गया,
अब उसके बाद आता है प्लेज परसेंटेज। प्लेज, तो प्लेज परसेंटेज, तो ये मैंने बोला था कि 0.2 से कम होना चाहिए, 0.2 ले लिया मैंने, ठीक है, उससे कम होना चाहिए। उसके बाद हमारा है मार्केट कैप। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने बोला था कि मिनिमम 500 से अब होना चाहिए। मैं तो 500 से 200 करोड़ से अब होना चाहिए, मैं 500 लेके चल रहा हूँ। कई कंपनियां ज्यादा आएंगी तो हम उसके बाद में इसकी इंक्रीज भी करके 1000 ले जा सकते हैं। ठीक है। अब मेरा बचा, लास्ट पॉइंट बचा मेरा जो था कि मैंने आपको निकाला था प्राइस अगेंस्ट दी नेट सेल्स प्राइस। तो उसके लिए मैंने एक इंडिकेटर बना रखा है, प्राइस वर्सेस प्राइस वर्सेस नेट सेल्स पर शेयर। ठीक है। तो मैंने ये बोला था ये लेस देन 2 होना चाहिए। सॉरी, ये मैंने आपको बोला था ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए, एंड प्राइस वर्सेस नेट सेल्स लेस देन 0.2 होना चाहिए। ठीक है। अब ये सब मैंने लिख दिया। उसके बाद जब मैं रन दिस क्वेरी करता हूँ तो यहाँ देखिए 252 कंपनियां आ गई है। 252 कंपनियों में क्या करो आप, सिंपल सा जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप पे क्लिक करो तो ये जिनका भी बड़ा मार्केट कैप है, जो बड़ी कंपनियां है, वो सारा टॉप में आ जाए। इन 252 कंपनियों को आप एनालाइज करो। अगर आपके पास स्क्रीनर का पेड टूल है, अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पेड नहीं ले रखा है तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब बेसिकली आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको पेड के लिए बोलेगा। ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैं ये पेड को प्रमोट नहीं करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल आप एक, आप इसको ना यहाँ से सेलेक्ट करिए, राइट। आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये डाउनलोड हो जाएगी लिस्ट। बट एक प्रॉब्लम है, जब क्योंकि 200 से ज्यादा कंपनी आई है, राइट, 252 कंपनी आई है, तो यहाँ पे इस पेज पे जो डाउनलोड की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 50। मतलब ये आपको 50 से ज्यादा कंपनियां दिखाएगा नहीं, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके मल्टीपल बार कॉपी पेस्ट करना पड़े। और दूसरा ये है कि हर ये 30 कंपनियों के बाद ही एक कॉलम ब्रेक कर देता है, तो ये भी एक इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि लोग 50 कंपनियां भी एक साथ कॉपी नहीं कर पाए। राइट, तो इन्होंने बहुत सारे वो लगा रखे हैं, बट ठीक है, जाने दीजिए। हालांकि मैं आपको अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं पे किसी का प्रमोटर नहीं हूँ, ना मैं इसको प्रमोट करता हूँ। स्पिनर एक अच्छा टूल है, बट ये फ्री में सब कुछ देता है। तो अब क्योंकि हमें भाई डायरेक्ट 252 कंपनियों पे एनालाइज नहीं करना, मैंने पहले भी बोला, तो 252 पे नहीं करना, हमें कंपनियां कम निकालनी है। तो हमें कंपनियां कम निकालनी होती है, तो हमें अपने पैरामीटर बढ़ाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय को 20 कर देता हूँ, और उसके जो ईपीएस है, या छोड़ी पहले इसको 20 करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो जब मैंने देखा तो 81 नंबर आ गई, सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय को बढ़ाने से। मतलब कंपनी पैसा लगा रही है, उस पर रिटर्न कितना कमा रही है, वो बढ़ाने से मैंने 5 10 का 20 कर दिया, तो मेरे पास 81 बन गया। 81 कंपनियां स्टिल मैं एनालाइज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं ईपीएस को बढ़ा देता हूँ। ईपीएस को मैंने 10 कर दिया। अगर वो कंपनी है क्या तो 80 आई। अब मैं चाहता हूँ भाई 80 भी ज्यादा है, तो और कम कंपनी आनी थी, तो मैंने बोला भाई सिंपल सी बात है, मार्केट कैप बढ़ा दो, 500 की जगह 1000 कर दो। तो 1000 किया तो अभी 58 कंपनी आ गई। 58 अभी भी पेज 2 पे जा रहा है, और मैं इतनी कंपनी एनालाइज नहीं करना चाहता, सिंपल सी बात है। तो इसमें से अच्छा पैरामीटर का ईपीएस की, देखो ये कुछ पैरामीटर है, उन्हें हमें कभी टच नहीं करना है। जो पैरामीटर हम टच कर सकते हैं, या इस क्वेरी को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इन दोनों को हटाता हूँ, ताकि आपको ऐसा आ जाए कि जो पैरामीटर हम टच कर सकते हैं वो सबसे लास्ट में आ जाए। ठीक है ना। तो ये पैरामीटर हम टच कर सकते हैं, तो इनको मैं लास्ट में ले लूंगा। ठीक है। तो जितने भी पैरामीटर हम टच कर सकते हैं, इसको हम लास्ट में लेके आ गए। क्योंकि बुक वैल्यू को हम टच नहीं करेंगे, जीरो होना चाहिए। ईपीएस को हम टच नहीं करेंगे, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एंटरप्राइज को हम टच नहीं करेंगे, ग्रेटर देन होना। प्लस परसेंटेज 0.2 से कम होना चाहिए, इसको हम टच नहीं करेंगे। हम इसको टच करेंगे तो मतलब हम ऐसे बेकार कंपनियों में जा रहे हैं। अब प्राइस वर्सेस जो नेट सेल पर है वो भी 0.5 से 2 होना चाहिए, उसको टच नहीं करेंगे। अब रिकमेंड हमने 10 कर दिया, इसको 20 कर दिया, अभी भी 58 कंपनियां आ रही है, तो इसको 1500 कर देते हैं। 1500 करोड़ अब वो भी कंपनियां देखेंगे, तो अभी 48 कंपनियां आ गई। ये 48 कंपनियों को आप डाउनलोड करिए, लिस्ट को मतलब कॉपी पेस्ट कर लीजिए एक्सेल के अंदर। बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी बोला, तो ये ऐसे कॉपी करिए, यहाँ पे जाइए, एक्सेल ओपन करिए, ये सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो पूरी कंपनी आ गई, ये आ गई। और मतलब ये 15 कंपनियों को ही कॉपी पेस्ट करने दे रहा है, देख लीजिए। ये भी बेकार चीज है, तो मैंने पहले भी बोला।
बट लेट्स सी, हमें क्या करना है, हमें तो फ्री में चीज चाहिए, जो हमें फ्री में एनालाइज करना है, तो हमारे को ऐसे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट हमें कंपनियां मिल जाती हैं। तो ये कंपनियां मिल गई हैं हमारे को। इसका सबमिशन हटा देता हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ 48 कंपनी आ गई है, अब 48 कंपनी को मुझे एनालाइज करना है। ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ये जो 48 कंपनियां आई हैं, उसको, उसके ऊपर टेक्निकल एनालाइज कैसे करते, कैसे फाइंड करते कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बट आज के लिए इतना ही, जिसमें मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल पॉइंट्स क्या हैं जिनको हमेशा चेक करना चाहिए। दूसरा, स्क्रीनर पर मैं जाके मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेरी रन करके हम वो स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है कि इन स्टॉक जो भी हमें 48 स्टॉक मिले हैं, इन 48 स्टॉक के ऊपर हम अभी टेक्निकल पैरामीटर लगाएंगे और ढूंढेंगे कि इनमें से वास्तव में इन 48 स्टॉक में से किन के अंदर हमें ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म या फिर ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।